हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 ऋणपत्रों का निर्गमन व मोचन शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में आप ऋणपत्रों के बारे में, उनके निर्गमन के लिए क्या लेखांकन किया जाता है उसके बारे में, साथ ही साथ उनके मोचन अर्थात शोधन के समय किस तरह की प्रविष्टियां की जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस पाठ के भाग 1 में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे ऋणपत्र क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है, उनके निर्गमन पर सामान्यतः क्या प्रविष्टियां की जाती हैं और साथ ही साथ ऋणपत्रों के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं ऋणपत्रों का निर्गमन एवं मोचन। ऋणपत्र का आशय, ऋणपत्र क्या है? जिस तरीके से आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो वो कहलाता है अंश, और उससे मिलने वाली जो पूंजी कहलाती है वो कहलाती है अंश पूंजी। और आप सभी जानते हैं कि कंपनी अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनता में अंश निर्गमित करती है, सार्वजनिक कंपनियां, और उससे धनराशि जुटाती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि वास्तव में जनता से जुटाई गई राशि पूरी तरीके से पर्याप्त हो, कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो कंपनी जब अपनी अंश पूंजी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है तो कंपनी ऋणपत्रों का निर्गमन करती है, जिसके माध्यम से वो ऋण राशि को जुटाती है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। एक कंपनी अपनी पूंजी अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाती है, जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन यह कोष कंपनी की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए अधिकतर कंपनियां ऋणपत्रों के माध्यम से दीर्घकालीन कोषों का निर्माण करती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कंपनियों की अगर दीर्घकालीन आवश्यकता अंश पूंजी से पूरी नहीं हो पा रही है तो उनके पास दूसरा विकल्प ऋणपत्र है। वो ऋणपत्र के माध्यम से भी दीर्घकालीन कोषों का निर्माण कर सकती है। इसे दीर्घकालीन ऋण के नाम से भी जाना जाता है, इसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी कहा जाता है। ऋणपत्र शब्द लैटिन भाषा के डिबेयर शब्द से लिया गया है। ऋणपत्र की उत्पत्ति, जो शब्द है डिबेंचर शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिबेयर शब्द से हुई है और डिबेयर का अर्थ होता है कर्ज लेना। ऋणपत्र एक लिखित विपत्र है जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत जारी किया जाता है तथा कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है। ये आपको स्पष्ट कर रहा है ऋणपत्र का क्या अर्थ है। ऋणपत्र एक लिखित प्रपत्र है जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा लगी हुई होती है और साथ ही साथ ये इस बात का प्रमाण होता है, जो इसका धारक है वो धारक जो है इस बात को प्रमाणित करता है इस विलेख के माध्यम से, इस प्रपत्र के माध्यम से, कि कंपनी ने उससे उक्त राशि का जितनी उसमें उल्लेखित है ऋण लिया है। तो एक तरीके से कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का ये प्रमाण है। कंपनी जनता से ऋण लेकर एक तरीके से और उन्हें प्रमाण के रूप में क्या देती है? ऋणपत्र देती है। अंश और ऋणपत्र में अंतर की बात करना चाहेंगे। पिछले अध्याय में आपने अंश का अर्थ पढ़ लिया है, यहां पर आप ऋणपत्र का मतलब समझ चुके हैं। कंपनी ऋण के प्रमाण के रूप में जो प्रपत्र जारी करेगी वो ऋणपत्र होगा, लेकिन और भी बहुत सारे अंतर हैं, उनके बारे में बात करना चाहेंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है, कभी 4 अंतर को लेकर, कभी 2 अंतर को लेकर, और कई बार अंतर का आधार देकर एक अंतर भी पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामित्व, अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है। बिल्कुल, ये आपने पढ़ा है कि अगर आप किसी कंपनी के अंशधारी हैं, मुख्यतः अगर आप किसी कंपनी के समता अंशधारी हैं, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आप उस कंपनी के क्या माने जाते हैं? स्वामी माने जाते हैं। जबकि ऋणपत्रधारी स्वामी नहीं होते हैं, वो मात्र एक ऋण देने वाले या फिर एक लेनदार कैटेगरी के होते हैं। दूसरा है प्रतिफल। अंश खरीदने वाले व्यक्ति अंशधारी कहलाएंगे और उन्हें प्रत्येक वर्ष कंपनी से प्रतिफल के रूप में लाभांश की प्राप्ति होगी। कंपनी जो भी लाभ कमाएगी उसे अपने अंशधारी में वितरित कर देती है। तो यदि आप अपनी कंपनी के अंशधारी हैं तो आपको उन अंशों के बदले में, उन अंशों को क्रय करने के बदले में प्रत्येक वर्ष क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा। तो अंशों पर प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। जबकि ऋणपत्रों पर प्रतिफल के रूप में लाभांश न मिलकर क्या मिलता है?
ब्याज मिलता है। और लाभांश और ब्याज में मुख्य अंतर क्या है ये यहां पर आप समझ लीजिएगा। लाभांश केवल तभी दिया जाएगा जब कंपनी लाभ में होगी, हानि की दशा में लाभांश नहीं दिया जाएगा। लेकिन ब्याज कंपनी को लाभ और हानि दोनों दशाओं में ही भुगतान करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आय की निश्चितता को लेकर ऋण पत्र ज्यादा निश्चित होते हैं, उन पर मिलने वाली आय निश्चित होती है, जबकि अंशों पर मिलने वाली आय निश्चित नहीं होगी, क्योंकि कंपनी अगर लाभ में होगी तो लाभांश मिलेगा, जबकि अगर आप किसी कंपनी के ऋण पत्रधारी हैं तो कंपनी आपको ब्याज देने से मना नहीं कर सकती है। कंपनी को प्रत्येक वर्ष ब्याज देना ही होगा, चाहे कंपनी आय अर्जन कर रही है या नहीं कर रही है। शोधन, शोधन और एक शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, मोचन। इन दोनों का मतलब ही एक ही है। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा रिडम्पशन, और इसका अर्थ क्या है? रिडम्पशन, मोचन और शोधन का मतलब है कंपनी ने, जब कंपनी को जरूरत थी तो कंपनी ने अंशों को या ऋण पत्रों को जारी किया, उसे तो कहा निर्गमन। और जब कंपनी की आवश्यकताएं पूरी हो गई और कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध हो गए तो कंपनी ने ऋण पत्रधारियों को उनकी राशि वापस लौटा दी। तो ऋण पत्रधारियों को उनकी ऋण राशि वापस चुका देना ही क्या है? शोधन या मोचन है। तो आइए, समता अंशों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता है। बिल्कुल, समता अंशों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है। यदि आप किसी कंपनी के समता अंशधारी हैं तो आप तब तक उसके स्वामी हैं जब तक उस कंपनी का अस्तित्व है, यानी कि यदि वो कंपनी समापन में जाएगी तो ही आपको आपके अंश पूंजी वापस मिलना संभावित है। ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, तत्पश्चात इनका शोधन कर दिया जाता है, इनका मोचन कर दिया जाता है, यानी कि इन्हें इनकी राशि वापस लौटा दी जाती है। मतदान का अधिकार, तो स्वामी जो होंगे उन्हें मतदान का अधिकार है, तो अंशधारियों को, मुख्य तौर पर समता अंशधारियों को मतदान का अधिकार होता है। कंपनी में किसी भी प्रकार के जो निर्णय लेने हैं वो मतदान के आधार पर अंशधारियों द्वारा लिए जाते हैं, जबकि ऋण पत्रधारियों को कंपनी के निर्णयों में मतदान का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा, अंश किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कंपनी समापन में जाती है तो पहले सभी दायित्वों को चुकाने के बाद, यहां तक कि ऋण पत्रों को भी चुकाने के बाद ही अंशधारियों को पैसा दिया जाता है। इस प्रकार से अंश बाकी प्रतिभूतियों या बाकी ऋणों की तुलना में सुरक्षित नहीं है, जबकि ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं क्योंकि सामान्यतः इन्हें कंपनियों की संपत्तियों पर प्रभार होता है। अब आप कहेंगे प्रभार क्या होता है? कल को यदि कंपनी हानि में चली जाती है, कंपनी का समापन हो जाता है, तो इन्हें आंतरिक रूप से यह अधिकार है कि कंपनियों की संपत्तियों के विक्रय से जो राशि प्राप्त होगी उससे इन्हें इनका भुगतान मिल जाएगा अंशधारियों से पहले। परिवर्तन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंशों को ऋण पत्रों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी आप किसी कंपनी के समतांश रखते हैं तो कंपनी आपसे आपके समतांश लेकर और उसके बदले में आपको ऋण पत्र नहीं दे सकती। लेकिन यदि आप किसी कंपनी के ऋण पत्रधारी हैं तो आपसे आपके ऋण पत्र वापस लेकर कंपनी आपको समतांशों में परिवर्तित कर सकती है। तो अंश को ऋण पत्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि ऋण पत्र को निर्धारित नियमों के तहत परिवर्तित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, हरण एवं पुनः निर्गमन, इस पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि यदि कोई अंशधारी अपनी किश्तों का भुगतान समय पर नहीं कर रहा है तो कंपनी द्वारा उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है और फिर किसी और को उन अंशों को वापस से बेच दिया जाता है, जिसे आपने कहा पुनः निर्गमन। तो अंशों का हरण भी किया जा सकता है और हरण करने के बाद उनका पुनः निर्गमन भी किया जा सकता है, ऐसा आपने पिछले अध्याय में देखा है। लेकिन वास्तविक रूप में यदि ऋण पत्रों के साथ ऐसी स्थिति आती है तो ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता। यदि इनकी बकाया मांग है तो इनकी बकाया मांग पर इन्हें ब्याज नहीं देंगे, लेकिन कंपनी ऋण पत्रों का हरण नहीं कर सकती। और अगर ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता तो पुनः निर्गमन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अंशों का हरण पुनः निर्गमन किया जा सकता है, ऋण पत्रों का हरण नहीं होता, अतः पुनः निर्गमन भी नहीं होता। तो ये आपको अंतर बताए गए अंश और ऋण पत्र में। अब बात करना चाहेंगे ऋण पत्रों के प्रकार।
ऋण पत्रों के प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में कई तरीके के प्रकार दे रखे हैं, तो हम उन आधारों को डिस्कस करते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां दो तरह के ऋण पत्र रखे हैं, रक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र या असुरक्षित ऋण पत्र। रक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार होता है। यदि कंपनी कल को समापन में जाती है किसी भी कारण से, तो इन्हें संपत्तियों को विक्रय से मिलने वाली राशि में से इनकी ऋण राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। रक्षित ऋण पत्रों का आशय उन ऋण पत्रों से है जहां भुगतान की अदायगी न कर पाने की स्थिति के उद्देश्य से कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रभार स्थापित किया जाता है। इस पैराग्राफ में ये कहना चाहता है कि यदि कंपनी अपने साधनों से भुगतान करने में संभव नहीं है, अपनी परिचालन आयों से या रोज रूटीन की जो आय कमा रही है उससे, उसके दौरान कंपनी अपने ऋण राशि को चुकाने में सक्षम नहीं है और कंपनी घाटे में जा रही है, तो संपत्तियों पर क्या होगा, ऋण पत्रों को अपने आप एक प्रभार होगा जिससे उन्हें उनकी रकम सुरक्षित होगी। यह प्रभार स्थिर या चल हो सकता है। यह प्रभार परिवर्तित होता रहता है, तो चल होगा वरना स्थिर हो सकता है। अरक्षित ऋण पत्र जिन्हें कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार नहीं होता, सामान्यतः भारत में इस तरह के ऋण पत्र जारी नहीं किए जाते। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो तरह के ऋण पत्र, रक्षित ऋण पत्र और अरक्षित ऋण पत्र। रक्षित ऋण पत्र वे जिन्हें कंपनी की संपत्तियों पर क्या है, चल प्रभार है, अर्थात यदि कंपनी किसी भी कारण से अपने ऋण पत्रधारियों को उनकी रकम की अदायगी नहीं कर पा रही है, तो कंपनी की संपत्तियों पर उन्हें स्वतः ही प्रभार उत्पन्न होता है। कंपनी की संपत्तियों को विक्रय करके वो अपनी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। अवधि के दृष्टिकोण से अब दूसरा दृष्टिकोण आया अवधि के आधार पर। तो नाम से स्पष्ट है, मोचनीय और अमोचनीय, यानी शोधनीय और अशोधनीय। तो ऐसे ऋण पत्र जिन्हें जारी करते समय आप उनके शोधन की अवधि तय कर देंगे कि ठीक है इनका शोधन 5 साल या आने वाले 10 साल में किया जाएगा, तो वो मोचनीय ऋण पत्र होंगे। और ऐसे ऋण पत्र जिनके शोधन की अवधि तय नहीं है, अर्थात उनका भुगतान कंपनी के समापन के समय ही किया जाएगा, तो वो कहलाएंगे अमोचनीय ऋण पत्र। मोचनीय ऋण पत्र वे होते हैं जो एक विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर एक मुश्त राशि के रूप में या कंपनी के जीवन के दौरान ही, यानी कंपनी चल रही है उसी दौरान उनका भुगतान कर दिया जाए। लेकिन अमोचनीय ऋण पत्रों को स्थायी ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंपनी इस प्रकार के ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा उधार प्राप्त द्रव्य यानी नकद राशि के परिशोधन के लिए भी वचन नहीं देती, यानी इस बात की गारंटी वो नहीं देती है कंपनी कि आपको वर्ष के दौरान या कंपनी चलती रहेगी उस दौरान या एक निर्धारित अवधि के बाद आपको पैसा मिलेगा, बल्कि ये ऋण पत्र कंपनी की समाप्ति पर या एक दीर्घकालीन अवधि की समाप्ति पर ही शोधनीय होते हैं, यानी उस समय ही इन्हें इनका पैसा दिया जाता है, यानी जिनके शोधन की अवधि तय नहीं है। नेक्स्ट आता है परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से। तो जैसा आपने अंतर में पढ़ा था कि अंशों को ऋण पत्र में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यदि आप ऋण पत्रों को, इस तरह के ऋण पत्र हैं जिन्हें अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं निर्धारित नियमों के तहत, तो वो होंगे परिवर्तनीय ऋण पत्र। और जिन ऋण पत्रों को अंशों में नहीं बदला जा सकता वो कहलाएंगे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। ये वे ऋण पत्र हैं जो समता अंश में परिवर्तनीय होते हैं या फिर किसी भी अन्य प्रतिभूति, या तो समता अंश में या किसी और अन्य प्रतिभूति में बदले जा सकते हैं। कंपनी के विकल्प पर, ऋण पत्र धारा के विकल्प पर परिवर्तित होते हैं, यानी दोनों ही जो पक्षकार हैं वो यदि राजी हों, कंपनी भी और ऋण पत्रधारी भी, तो उन ऋण पत्रों को किस में बदला जा सकता है, अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है या किन्हीं अन्य प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे ऋण पत्र कहलाएंगे परिवर्तनीय ऋण पत्र। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र ये वे ऋण पत्र हैं जिन्हें अंश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नाम से स्पष्ट हो रहा है, या किसी अन्य प्रतिभूति में नहीं बदला जा सकता, इन्हें कहेंगे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया वो 3 तरीके से किया, अवधि के आधार पर, इसके अलावा सुरक्षा के आधार पर, और तीसरी बात की परिवर्तन के आधार पर। नेक्स्ट आता है कूपन दर के दृष्टिकोण से। जब ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तब उनकी निर्धारित एक निश्चित ब्याज दर तय कर ली जाती है, तो वो कहलाएंगे निर्धारित विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र, जिनके ब्याज की दर तय होती है। और जिनके ब्याज की दर तय नहीं होती है वो कहलाएंगे शून्य कूपन दर ऋण पत्र। आइए, ये ऋण पत्र विशिष्ट ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं, जिसे कौन सी दर कहा जाता है,
कूपन दर कहा जाता है। ये विशिष्ट दरें या तो स्थिर हो सकती है, यानी एक बार शुरू में ही तय कर लिया कि 10%, 15%, 5%, तो ये स्थिर है, या फिर प्रत्येक वर्ष परिवर्तित की जा सकती है, सामान्यतः बैंक दरों से जोड़कर भी, लेकिन फिर भी ब्याज दर तो तय की जाती है, तो वो कहलाएंगे विशिष्ट कूपन दर। तो या तो स्थिर हो सकती है या फिर चल भी हो सकती है। चल ब्याज दरों को प्राय बैंक की दर के साथ जोड़ा जाता है। शून्य कूपन दर ऋण पत्र, जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, ऊपर वाले हैं जिनके ब्याज की दर निर्धारित है, तो शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्र वो होंगे जिनके ब्याज निर्धारित नहीं है। ये ऋण पत्र ब्याज की कोई विशिष्ट दर वहन नहीं करते हैं, यानी इनके ब्याज की दर पहले से तय नहीं होती है। निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से इस प्रकार के ऋण पत्र पर्याप्त बट्टे के साथ जारी किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के ऋण पत्र शुरू में ही बहुत कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। 100 रुपए का ऋण पत्र 70 रुपए में, 80 रुपए में या 55 रुपए में, 50 रुपए में जारी किया जाता है, और शोधन के समय अंकित मूल्य चुका दिया जाता है। तो जो निर्गमन मूल्य है और जो शोधन के समय चुकाया गया मूल्य, उसका अंतर जो है वो ही इसका प्रतिफल यानी कि ब्याज समझा जाता है। पंजीकरण के दृष्टिकोण से पंजीकृत ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनकी जानकारी, उनका ब्यौरा, उनका नाम पता कंपनी अपने रजिस्टर्ड में नोट करती है, उनकी जानकारी रखती है, वो कहलाएंगे पंजीकृत ऋण पत्र, क्योंकि वो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्डेड है। ऐसे ऋण पत्रों को बेचने के लिए एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी द्वारा रखे गए एक रजिस्टर में नाम, पता, ऋण पत्र धारकता की विशिष्टताओं के सभी विवरणों सहित प्रविष्ट किया जाता है, यानी उसमें लिखा जाता है। ऐसे ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल एक नियमित हस्तांतरण विलेख के कार्यान्वयन द्वारा ही होता है। यानी अगर आप इन्हें बेचना चाहते हैं, यदि आप किसी कंपनी के पंजीकृत ऋणदाता हैं, पंजीकृत ऋण पत्रों को रखते हैं और आप उन्हें बेचना चाहते हैं, तो आपको एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन्हें बेचना होगा और एक बेचने का एक विलेख, एक डीड बनानी होगी, उसके आधार पर ही आप इनका विक्रय कर पाएंगे। वाहक ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जो डिलीवरी या सुपुर्दगी के द्वारा ही हस्तांतरित किए जाते हैं। मतलब कि यहां कोई विलेख बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप इनका हस्तांतरण करना चाहें, सिर्फ मात्र सुपुर्दगी देने से ही इसका हस्तांतरण हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी के वाहक ऋण पत्र हैं, तो इसका मतलब ऋण पत्रधारी हैं, तो इसका मतलब है कंपनी ने आपका कोई नाम, पता या कोई भी रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में नहीं लिखा है। वो ऋण पत्र के धारक को, धारक से मतलब जिसके पास ऋण पत्र है, जिसके हाथ में वो ऋण पत्र है, वो ही ऋण पत्रधारी मानती है। तो ऐसे ऋण पत्रों के लिए कोई भी कानूनी विलेख या कोई भी प्रपत्र बनाने की जरूरत नहीं है। हस्तांतरण के लिए केवल सुपुर्दगी मात्र से ही ऐसे ऋण पत्रों का क्या हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है। और कंपनी ऋण पत्र धारकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान भी उस व्यक्ति को किया जाएगा जो इस प्रकार के ऋण पत्रों में संलग्न ब्याज कूपन को प्रस्तुत करता है। यानी ऋण पत्र के साथ जो ब्याज कूपन कंपनी ने निर्गमन करते समय ऋण पत्रधारी को दिया था, तो अगर उस ऋण पत्रधारी ने इस ऋण पत्र को बेचा है, तो खरीदने वाले व्यक्ति के पास वो कूपन होगा जिसे वो प्रस्तुत करेगा और कंपनी उसे ब्याज दे देगी। यानी कुल मिलाकर मूल क्रेता का होना जरूरी नहीं है। अब बात करना चाहेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन। आपने ऋण पत्र का अर्थ समझ लिया और ऋण पत्रों के प्रकारों के बारे में हमने बात कर ली। ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियां ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे कि अंशों के निर्गमन की जाती है। अगर बात की जाए तो कंपनी जिस तरीके से अंश पूंजी को किश्तों में वसूल करती थी, वैसे ही ऋण पूंजी को भी कंपनी चाहे तो किश्तों में वसूल कर सकती है और कंपनी चाहे तो एक मुश्त वसूल कर सकती है। बिल्कुल वो का वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो हम यहां पर आपको किश्तों वाली एंट्री समझा रहे हैं। एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों के निर्गमन पर निम्न प्रविष्टि की जाती है। सबसे पहले आवेदन राशि, बिल्कुल वही प्रोसेस है, आवेदन राशि प्राप्त होगी। तो वहां पर आपके द्वारा जो प्रविष्टि की जाती थी वो की जाती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और यहां पर की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। वहां पर शेयर एप्लीकेशन, यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर के साथ उसकी परसेंटेज भी निर्धारित जो सवाल में दे रखे वो लगानी होगी। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट करके खोला है, इसका पैसा आप ट्रांसफर करेंगे। वहां पर आप शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये दोनों प्रविष्टियां आवेदन राशि की है। बंटन राशि को देय करेंगे, वहां आप एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां आप एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। फिर बंटन राशि को प्राप्त करेंगे, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। जैसा कि वहां करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहां करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। इसके बाद में प्रथम मांग देय करेंगे। प्रथम मांग को देय करने की वहां एंट्री आप करते थे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। प्रथम मांग की राशि प्राप्त करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अंतिम मांग राशि को देय करने पर डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और फिर प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। तो कुल मिलाकर इन 8 प्रविष्टियों को देखने पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण पत्रों के निर्गमन की ठीक उसी प्रकार की प्रविष्टियां हैं जिस तरह की अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियां की जाती हैं। अब यहां अगर बात की जाए तो अगर पैसा एक ही किश्त में हो तो क्या होगा वो भी समझ लीजिए। उस सिचुएशन में 2 प्रविष्टियां की जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में जोड़ दिया जाएगा, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ऋण पत्रों के निर्गमन की सामान्य जर्नल प्रविष्टियों को डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 1 की। एबीसी लिमिटेड ने 12% ऋण पत्र 100 रुपए के 10,000 ऋण पत्र जारी किए, जिसमें आवेदन पर 30 रुपए और बंटन पर शेष राशि है जो कि 70 रुपए होगी, और ये जो 12% है ये ऋण पत्र पर ब्याज की दर है। हमने जब ऋण पत्रों के प्रकार समझे हैं तो उसमें शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्र और कूपन दर वाले ऋण पत्र पढ़े हैं। तो कूपन दर वाले ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिनके ब्याज की दर निश्चित होती है या तय होती है। तो हर ऋण पत्र के आगे आपको एक रेट दी जाएगी, उस रेट का आपको जर्नल एंट्रीज में भी प्रयोग करना है। इस रेट का मतलब होता है इन्हें प्रतिवर्ष 100 रुपए पर 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अब यहां अगर हम बात करें तो 10,000 ऋण पत्र जारी किए हैं, 30 रुपए आवेदन पर और 70 रुपए बंटन पर वसूल करने हैं। जनता ने 9,000 ऋण पत्र के लिए आवेदन किया है, 9,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया है, जबकि कंपनी ने प्रस्तावित कितने ऋण पत्र किए हैं? 10,000। पिछले अध्याय में आपने अधिकतर देखा होगा कि कंपनी प्रस्तावित कर रही थी कम और जनता द्वारा आवेदित किए जा रहे थे अंश ज्यादा, वो स्थिति कहलाती है अधि अभिधान। लेकिन यहां पर कंपनी ने ऋण पत्र प्रस्तावित किए हैं 10,000 और जनता ने आवेदित किए हैं 9,000, यह स्थिति कहलाती है न्यून अभिधान। और न्यून अभिधान में सभी प्रविष्टियां उतने अंश या ऋण पत्रों से की जाएगी जितने अंश या ऋण पत्र जनता ने आवेदित किए हैं। मेरे कहने का मतलब है यहां पर सभी प्रविष्टियां चाहे आवेदन की, चाहे बंटन की या प्रथम मांग अंतिम मांग की 9,000 ऋण पत्रों से होगी। न्यून अभिधान के बहुत कम सवाल आपके आए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि 9,000 ऋण पत्रों से ही यहां पर सभी प्रविष्टियां होगी, पहली से लेकर एंड तक। और उपयुक्त अपेक्षित राशि प्राप्त की गई। एबीसी लिमिटेड की पुस्तक आपको रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है। 2 किश्तें हैं, एप्लीकेशन है और बंटन है, आवेदन और आवंटन है। तो यहां पर 4 एंट्रीज आपको करनी है, 2 एप्लीकेशन की और 2 बंटन की। जर्नल प्रविष्टियों के बाद आपको तुलन पत्र तैयार करना है। तुलन पत्र के लिए मैं आपको बता दूं, चिट्ठी में दायित्व इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो हेडिंग है उसमें मेन 3 हेडिंग मेन है। एक है शेयर होल्डर फंड,
एक है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से असेट साइड में मेन दो हेडिंग है, एक है नॉन करंट असेट्स और एक है करंट असेट्स। तुलन पत्र हम पूरा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो मदें हमें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। पिछले अध्याय में हमने शेयर कैपिटल को पढ़ा है, जिसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में, समता एवं दायित्व पक्ष में जो शेयर कैपिटल मद थी उसे हम शेयर होल्डर फंड के नीचे एक हेडिंग लगाकर शेयर होल्डर फंड के नीचे लिखते थे। यहां हमारे पास डिबेंचर है, डिबेंचर को नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग के नीचे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग के नाम से। किस नाम से? लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और हेडिंग क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटी। और दिखाएंगे कहां? इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में। तो आइए शुरू करते हैं जर्नल प्रविष्टियां। 9,000 ऋणपत्र आपने जारी किए हैं और 30 रुपए की आवेदन राशि है, तो ये हो गई 2,70,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। 2,70,000 रुपए बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, और जिसकी राशि होगी 2,70,000 रुपए। इस 2,70,000 रुपए से आपने डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट करके खोला है। अब इसे आप बंद करेंगे और कहां पैसा ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। यदि प्रश्न में रेट दी जाती है तो आपको रेट का प्रयोग जर्नल एंट्रीज में करना है, नहीं दी जाए तो नहीं करना है। तो यहां पर उदाहरण में रेट छपी हुई नहीं है, जबकि सॉल्यूशन में किया है तो हमने रेट को लिख लिया है, बाकी आपको दी जाएगी रेट। अब बात करते हैं बंटन की। बंटन की अगर बात की जाए तो 9,000 ऋणपत्र और 70 रुपए का बंटन राशि है, तो ये हो गई 6,30,000। पहले बंटन को दे किया जाएगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। फिर से सुने, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और एंट्री हो जाएगी, राशि हो जाएगी 6,30,000। संपूर्ण रकम को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट 6,30,000। जर्नल प्रविष्टियां करने के बाद अब बात करते हैं तुलन पत्र की। तुलन पत्र के लिए पहले आपको बनाना होगा नोट टू अकाउंट्स। नोट टू अकाउंट्स में यहां दो ही मदें हैं। एक तो है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जो कि 9,000 डिबेंचर्स आपने जारी किए हैं 12% की दर पर, तो 9 लाख के तो डिबेंचर्स हो गए। ये नोट टू अकाउंट्स तैयार करें पहले। और कैश एट बैंक किस तरीके से निकालेंगे वो देख लें। जहां बैंक को डेबिट किया उसे जोड़ लें। क्रेडिट यहां किया नहीं है, तो 2,70,000 से एक डेबिट किया है और 6,30,000 से एक डेबिट किया। ऐसे जोड़ने के बाद बैंक का बैलेंस आता है 9 लाख रुपए। ये आप नोट टू अकाउंट्स में लिख दें। ये तो बात हो गई नोट टू अकाउंट्स की। अब बैलेंस शीट इस तरीके से बनानी है आपको। एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज एट, अगर दिनांक दी हुई है तो डाल दें, वरना डॉट लगाकर छोड़ दें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज पक्ष हो गया। अब तक हम लगाते थे शेयर होल्डर फंड, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाते थे। अब हमें दिखाना है डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स को किस हेडिंग के नीचे दिखाया जाता है? नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग के नीचे दिखाया जाता है। तो यहां लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जिसकी राशि है 9 लाख। और नोट टू अकाउंट्स में आपने इसे 1 नंबर पर तैयार किया है। इसके बाद में असेट साइड में बात की जाए, यहां टोटल लगा दें इसका 9 लाख। अगर संपत्ति पक्ष की और बात की जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 9 लाख है, और इसका भी योग लगा दीजिएगा 9 लाख। इस तरीके से आपको इन मदों को दिखाना है, और यहां पर 2 नंबर डाल दें, क्योंकि नोट टू अकाउंट्स में आपने 2 नंबर पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तैयार किया है। इसी के साथ आज की
ऋणपत्रों के निर्गमन की सामान्य जानकारी समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।